क्या हो अगर तुम अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो और तभी वहां पर तुम्हारे वर्ल्ड में बहुत सारी पोर्टल्स खुलने शुरू हो जाएं जिनमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स तुम्हारे ऊपर अटैक करें। तो क्या तुम खुद को डिफेंड कर पाओगे? ऐसे ही एनिमे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग और ये काफ़ी ट्रेंड में चली है। तो इस सीन की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर आज से 3 साल के पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर एक आइलैंड दिखाया जाता है। उस आइलैंड में हमें एक शिप और थोड़े से यहाँ पर सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि नेवी के सोल्जर्स होते हैं। और उनका लीडर उनसे बात कर रहा था कि यहाँ पर अभी तक हंटर्स क्यों नहीं पहुंचे। और उनका साथी कहता है कि मास्टर, हमें लगता है कि हमें वहाँ पर खुद ही अटैक कर देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि हमारी पावर्स इतनी नहीं है कि हम उनको हटा पाएं। इधर हमें हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जिनके ऊपर अटैक्स एंड कर देती है। और यहाँ पर वो लोग एंट्स से फाइट कर रहे थे। वो एंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी, इसलिए उन हंटर्स को उनके साथ फाइट करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। इधर कुछ हंटर्स अपनी फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि एक हंटर जख्मी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है, या मैं आज यहीं पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक और हंटर आकर उसको हील करने लगता है और वो हीलर है, इसका नाम युनहू है। और वो इसको हील कर ही रहा होता है कि उनके ऊपर दोबारा से अटैक्स एंड कर देती हैं। ओह सॉरी गाइस, एंट्स अटैक कर देती हैं। तभी वहाँ पर उसका एक और साथी इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूज़ करता है, वो आकर उन एंट्स को मार देता है और उसको बचा लेता है। वो कहता है कि तुम तो यहाँ पर हमसे भी पहले पहुँच चुके हो। वह कहता है कि मैं यहाँ पर दूसरे लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की है मैंने। तभी वहाँ पर उनके और साथी भी आ जाते हैं। वो उनको कहते हैं कि जो भी यहाँ पर जिनके पास पावर नहीं है वो यहाँ से चले जाएँ। तो ये लोग भी ऐसा ही करते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक व्हाइट कलर की एंट आ जाती है और यहाँ पर ये लोग उसका सामना करने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि हमारा एक आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और है, वो जाकर उसको पकड़ लेता है और इलेक्ट्रिसिटी मैन जाकर उसके मुँह पर इलेक्ट्रिसिटी मार देता है और यून यहाँ पर उससे अपने फिस्ट से मार रहा होता है और उसका मुँह तोड़कर रख देता है। तभी वहाँ पर उनका एक और साथी दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कि अच्छा हुआ ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और वो सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। अभी मुझे भी उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा और उसके सामने भी काफ़ी ज़्यादा एंट्स आने लगते हैं। वो भी अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन एंट्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उनको मारने लगता है। तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है और हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में और हमें यहाँ पर नरेटर वॉइस बताती है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन हुए जिनमें के अंदर मैजिकल बीस्ट थे और यहाँ पर उन मैजिकल बीस्ट को कोई भी गन्स वगैरह से नहीं मारा जा सकता। लेकिन यहाँ पर हंटर्स की पावर भी अवेक हुई हैं, तो वो हंटर ही उनको मार सकते हैं और उनकी पावर्स की बेस पे उनको S A B C D और E रैंक में क्लासिफाई किया गया है। और यहाँ तक कि जब कोई पावर अवेक हो जाती है तो उसको ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया जा सकता। तभी हमें यहाँ पर कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर एक बंदा किम दिखाया जाता है और वो वहाँ पर अपने एक पुराने साथी पार्क को देखता है और उसको बुलाता है और उसको कहता है कि मैंने तो समझा था कि तुम हंटिंग छोड़ चुके हो, तो तुम यहाँ पर कैसे आए हुए हो? पार्क उसे बताता है कि दरअसल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर मेरे दूसरे बच्चे को पैदा करने वाली है, तो उसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। तो वो कहता है हाँ, ये तुमने तो अच्छी बात की है, क्योंकि डंजन ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जिनहू की एंट्री होती है और उसे देखकर सभी लोग उसका हाल-चाल पूछने लगते हैं और उसको ग्रीट करने लगते हैं। तब पार्क पूछता है कि क्या ये यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है कि सभी लोग इसको ग्रीट कर रहे हैं? तो वहाँ पर किम उसे बताता है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ये बिल्कुल उसके अपोज़िट है। दरअसल ये मैनकाइंड का सबसे ज़्यादा वीक हंटर है और यहाँ पर ये सबसे कमज़ोर है कि ये यहाँ पर एक ई रैंक के डंजन में भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और इसको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। ये सुनकर जिन्हों थोड़ा-सा उदास होने लगता है और तभी वहाँ पर जूही आती है और वो उससे पूछती है कि क्या आज तुम फिर से ज़ख्मी हो गए थे? तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर ज़ख्मी तो हो चुका था। तो वो उसको समझाती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है कि मुझे माफ़ करना और मैं तुम्हें ऐसे ही बेवज़ह परेशान करता रहा और उस डंजन में मेरे अलावा सभी के सभी हाई रैंकेड हंटर्स थे, तो वो लोग आसानी से वहाँ से बच निकले और मैं ज़ख्मी हो गया। तभी यहाँ पर उनका इंचार्ज सॉन्ग दिखाया जाता है और वो उसको कहता है कि यहाँ पर तुम लोग मेरे सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर्स ठहरे हो और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम लोगों जैसी पावरफुल टीम को लीड करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर किम जिन्हों से कहता है कि अपना ध्यान रखना और हमारे साथ ही रहना। जिन्हों अपने डैगर को देखता है और कहता है कि जितनी मेरी इनकम है उनसे तो मैं सिर्फ यही छोटा सा डैगर ही खरीद सकता हूँ।
मैं जानता हूँ कि मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ़ का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। तभी हमें यहाँ पर प्रेज़िडेंट को का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उनका असिस्टेंट उनसे पूछ रहा था कि प्रेज़िडेंट को आखिर गवर्नमेंट ने आपसे क्या कहा है? तो वो बताते हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि यहाँ पर माना क्रिस्टल्स हमें दे दिए जाएँ और डंजियन ब्रेक को अवॉइड किया जाए। प्रेज़िडेंट को बताते हैं कि उनकी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो माना क्रिस्टल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं। और इनसे नए-नए रिसोर्सेज़ बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों को पहली दफ़ा यहाँ पर क्रिस्टल मिला था और यहाँ पर तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है और गॉब्लिन से बचते हुए वो यहाँ पर उसको डॉज करने लगता है, मगर वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन उसका डैगर ही टूट जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए गॉब्लिन यहाँ पर जिन्हों को ज़ख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर पार्क आकर उस गॉब्लिन को मार देता है और यहाँ पर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। जूही वहाँ पर आती है और यहाँ पर जिन्हों को हील करने लगती है और जिन्हों भी हील होते हुए जब सामने देखता है, तो उसके टीम के सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और बड़ी आसानी से वो यहाँ पर गॉब्लिन्स को मार रहे थे। और हमें बताया जाता है कि माना क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर उनसे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे रिसोर्सेज़ भी एक्वायर हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है कि आखिर माना क्रिस्टल से किस तरह से यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगी और माना क्रिस्टल और मैजिकल जेम माना क्रिस्टल से तो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी उनके ऊपर रिसर्च कर रही है कि आखिर इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाए। दूसरी तरफ डंजन में जिन्हों की टीम डंजन बॉस को हरा चुकी थी और यहाँ पर जूही ने भी जिन्हों को पूरी तरह से हील कर लिया था। जिन्हों जूही से माफ़ी माँगता है, तो जूही उसे कहता है कि मुझसे माफ़ी माँगो, मैं यहाँ पर तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर इस डंजन रेड से कुछ ज़्यादा सामान नहीं मिला था। जिन्हों अपने हाथ में देखता है और कहता है कि इस ई रैंक के स्टोन के लिए मैं यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार क्यों था? तभी हमें दिखाया जाता है कि उनको एक डीप केव दिखाई देती है, जिसको देखकर ये लोग सोचते हैं कि क्या ये एक डबल डंजन है और क्या हमें इस केव के अंदर वाक़ई जाना चाहिए? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सोच रहे थे और आपस में ही बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर ये डबल डंजन कैसे है? और यहाँ पर पार्क कहता है कि हमें यहाँ पर अंदर जाना चाहिए और वैसे भी ये एक डी रैंक का डंजन है। तो सॉन्ग यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसे ही तुम लोगों को जाने नहीं दे सकता। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वोटिंग की जाए। लेकिन जूही का तो यहाँ पर कोई मूड नहीं था अंदर जाने का और हमें दिखाई जाता है कि यहाँ पर टोटल 6-6 बंदों का वोट था और 6 बंदे जाना चाहते थे और 6 नहीं। तो यहाँ पर सारा मामला जिन पर था और जिन्हों सोचता है कि मेरे यहाँ पर मेडिकल खर्चे अलग हैं और यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर को कॉलेज भी पढ़ाना है और मेरे डैड भी यहाँ पर गुम हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लड़के से कहती है कि अपना हाथ इस क्रिस्टल पर रखो और जैसे ही वो हाथ अपना उस क्रिस्टल पर रखता है तो वो वहाँ पर ग्लो करने लगता है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर हंटर्स आए हुए थे। जोए का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी जेंडर का हो, बस पावरफुल से पावरफुल हंटर्स को रिक्रूट करो। और यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो यहाँ पर चाह से तो पावरफुल नहीं होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर एक औरत का पर्स लेकर भाग रहे थे और यहाँ पर एक लड़की उनके सामने आ जाती है। वो उसको हटने के लिए कहते हैं, मगर वो छलांग लगाकर उनके सामने से उन वहीं पर्स उठाकर चली जाती है और वो चोर भी यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और जब वो लड़की नीचे आकर ठहरती है, तो उस पर्स की मालकिन आ जाती है और वो वहाँ पर उससे वो पर्स ले लेती है और वो कहती है, आप तो चाह हैं ना? ये नाम सुनकर सभी के सभी लोग यहाँ पर जमा होने लगते हैं और चाह को ये भीड़ पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ पर जंप लगा के चली जाती है और वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एस रैंक की हंटर है। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर जिन्हों की टीम 40 मिनट से ज़्यादा टाइम से चल रही है और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर जूही नाराज़ होते हुए जिन्हों से कहती है कि मैंने कहा था कि अंदर नहीं जाना। जिन्हों से माफ़ी माँगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करो, लेकिन तुम मेरी वज़ह से यहाँ पर आई हो। जूही कहती है कि ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। ये सुनकर तो जिन्हों ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँगा। तभी यहाँ पर उनको एक बहुत ही बड़ा-सा गेट दिखाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा था। और यहाँ पर प्रेज़िडेंट को न्यू हंटर्स को रिक्रूट करते हुए उनको स्पीच दे रहे थे कि आखिर तुम जितने भी पावरफुल हो या तुम्हें कितनी ही आदत हो,
डंजन ब्रेक्स की, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने डिफेंस को डाउन नहीं करना, तुम्हें एरोगेंट नहीं होना और दूसरों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर तुम्हें अपने हंटर होते हुए दूसरों की मदद भी करनी है। और हंटर बनने के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ एक अजीब सी जगह थी और काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ पर थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी मूर्तियाँ थी और ये लोग ये आस-पास मूर्तियों को देख रहे थे। तभी यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं है, आखिर ये किस तरह की जगह है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई एंशिएंट मैजिक की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। जूही जल्दी से जिन्हों के करीब होते हुए कहती है कि यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति ने अपना आँख लाई है। तो जिन्हों ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसका यकीन नहीं करता। तभी वो गेट भी बंद हो जाता है। तो एक डी रैंक का हंटर कहता है कि मैंने कहा था यहाँ पर नहीं आना, और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो। वो गेट की तरफ जाता है, लेकिन उसको एक बड़ी सी मूर्ति आकर दरमियान में से इक्वली काट देती है। ये देखकर तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं और वो डरने लगते हैं। जिन्हों सोचता है कि ये तो डी रैंक का हंटर था और ये इतना आसानी से कैसे मर गया, और अभी मेरा क्या होगा, क्या यहाँ पर आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। वो पीछे मुड़ता है और पीछे देखकर वो पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि एक मूर्ति उसी को ही देखी जा रही थी। और तभी वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और यहाँ पर मैं कमज़ोर से कमज़ोर मॉन्स्टर से भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता हूँ, और पिछली दफ़ा तो मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था एक मॉन्स्टर के ज़रिए से। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं ई रैंक के डंजन में भी सर्वाइव नहीं कर पाता, तो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करूँगा। और यहाँ पर मैजिकल क्रिस्टल्स को बेचते हुए हंटर्स अपने अपग्रेड्स करते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक कमज़ोर सी नाइफ है, और अगर ये टूट गई तो मुझे तो अपने हाथों से ही उन मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। और वो सोचने लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे हर चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भी बचानी होती है, और इसलिए मुझे हर चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है। और इसके लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिल चुका है। और तभी वहाँ पर वो सब लोगों को नीचे झुकने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर उस मूर्ति की आँखों से काफ़ी ज़्यादा लेज़र शूट होने लगती हैं और वो आस-पास की जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। जिन्हों तो जूही को पकड़ते हुए नीचे ही लेट चुका था, और जब यहाँ पर लेज़र्स का अटैक ख़त्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा हंटर्स मारे जा चुके थे, और जो हंटर्स बचे थे वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे। और तभी जिन्हों सोचने लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? और ये शॉक होते हुए वो फिर से कहता है कि क्या क्या मैं मरने वाला हूँ? इस हंटर की जॉब में मैं क्या मर जाऊँगा यहाँ पे? सॉन्ग यहाँ पर खड़ा होता है, हुए सबको कहता है कि तुम सभी लोग अपनी जगह से हिलना मत, और अगर यहाँ से तुम हिले तो तुम यहीं बचने वाले। तभी वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पर सॉन्ग जिन्हों के थैंक यू बोलता है और उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आखिर तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर बच गए, और तुम्हें पता कैसे चला कि हमें यहाँ पर झुकना है। तो वो कहता है कि ये तो मैंने बस यहाँ पर डेंजर को सेंस कर लिया था। जिन देखता है कि यहाँ पर सॉन्ग का एक बाजू कट चुका है, तो वो उस पट्टी बाँधने लगता है। सॉन्ग कहता है कि अगर मैं चाहता तो यहाँ जूही से भी हील खुद को करवा सकता था, लेकिन वो वीक माइंडेड पर्सन है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, और मैंने बी रैंक के बॉसेस को भी हराया है, मगर मुझे लगता है कि ये ए रैंक या उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर वो मूर्ति भी उनको ही देखे जा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ कमांडमेंट्स लिखी हुई थी। पहली कमांडमेंट थी कि मूर्ति को सामने नील डाउन करो, दूसरी कमांडमेंट थी कि उसको खुश करो, और तीसरी कमांडमेंट हमें आगे बताई जाएगी। और तभी वहाँ पर वो मूर्ति भी उसको देखने लगती है, और यहाँ पर वो लोग एक प्लेस पे बैठे हुए रहते हैं। और तभी यहाँ पर हमें जीना, जो कि जिन्हों की सिस्टर है, उसका सीन दिखाया जाता है। उसकी क्लासमेट थोड़ी सी लेट आती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई। तभी वो कहती है कि तुम्हारा ब्रदर भी एक हंटर है ना। तो वो कहती है हाँ, वो हंटर तो है, लेकिन वो ई रैंक का हंटर है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और पिछली दफ़ा तो वो पूरा का पूरा पट्टियों में लपटा हुआ घर आया था। वो कहती है कि अगर उसकी जगह पर मैं होती तो मैं इतना डेंजर नहीं होती। और यहाँ पर सॉन्ग और वो आपस में बात कर रहे थे। जिन उसको कहता है कि हमें यहाँ पर उन कमांडमेंट्स को फॉलो ही करना होगा। तभी एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता, और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो भागने की कोशिश करता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पे पहुँचता है तो मूर्ति यहाँ पर ग्लो करने लगती है, और वहाँ पर उस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसका सिर्फ पैर ही बाकी रह जाता है। ये देखकर वो दूसरे हंटर्स और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिन्हों उसको कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है, हम यहाँ पर कमांडमेंट्स को वायलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ पर उन कमांडमेंट्स को फॉलो करना ही होगा। तो वो उससे पहली कमांडमेंट पूछता है, तो सॉन्ग उसको बताता है कि पहली कमांडमेंट यहाँ पर मूर्ति के सामने झुकना थी।
तो जिन्हों भी रेडी हो जाता है, सॉन्ग उसको कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? जिन्हों की आँखों में जब वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और वो यहाँ पर मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो सॉन्ग भी उसकी बात समझ जाता है और जिन्हों आगे जाते हुए जाने लगता है, लेकिन वो मूर्ति उसके ऊपर अटैक करने ही लगती है कि जिन्हों नीचे बैठ जाता है। तो मूर्ति यहाँ पर दोबारा से शांत हो जाती है और जिन्हों को देखते हुए वो लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? जिन्हों उसको कहता है कि तुम लोग भी जल्दी से नील डाउन कर जाओ। वो कहता है कि यहाँ पर सर्टेन हाइट है और उसके ऊपर जो भी खड़ा होगा तो उसको ये मूर्ति तो नहीं छोड़ने वाली। तो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और उस मूर्ति के सामने झुकने लगते हैं और तभी वहाँ पर थोड़ी टाइम के बाद पार्क खड़ा होता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मूर्ति की क्रीपी सी स्माइल दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। पार्क खड़ा होते हुए कहता है कि देखो अब ये मूर्तियाँ हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही हैं। तो उसको देखकर लोग समझने लगते हैं कि हम यहाँ पर बच पाए हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्हों उसको कहता है कि नहीं तुम लोग गलत समझ पाए हो। यहाँ पर हमने अभी तक पूरी की पूरी कमांडमेंट्स पूरी नहीं की और वो मूर्ति भी हँसते हुए खड़ी होने लगी है। तो जिन्हों उसको कहता है कि जल्दी से बताओ कि दूसरी कमांडमेंट क्या थी? तो सॉन्ग उसको बताता है कि दूसरी कमांडमेंट इसको गाना गा के खुश करनी थी। तो यहाँ पर वो कहती है तो हमें यहाँ पर वो बात माननी ही पड़ेगी। और यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर फ़ोक ट्रेडिशन पर काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सुरीला गाना आने लगता है। तो वो आगे जाते हुए यहाँ पर कहने लगता है, मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, लेकिन उस मूर्ति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जिन्हों भी ये बात समझ जाता है कि अब इसकी खैर नहीं और मूर्ति उसको कुचल डालती है। बेचारा जियान तो यहीं पर मर जाता है और इसको देखकर ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। पार्क कहने लगता है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता और यहाँ पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर टिम उसको अलर्ट करता है कि जल्दी से पीछे देखो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट कर चुका था और पीछे से पार्क को एक मूर्ति दरमियान में से काट देती है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और यहाँ पर उन मूर्ति को खुश करने के लिए उनको गाना गाना ही होगा। और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी जिनके हाथों में बैंड बाजे का सामान था और वो यहाँ पर उन मूर्तियों को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें उन मूर्तियों के नीचे ही जाना होगा। तो जिन सबको कहता है कि जिन मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन मूर्तियों के पास चले जाओ। किम भी एक मूर्ति के नीचे आ जाता है और वो मूर्ति गाना बजाना शुरू कर देती है। तभी उसको थोड़ी रिलीफ महसूस होती है और बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जूही और जिन्हो एक ही मूर्ति के नीचे खड़े हुए थे, लेकिन वो मूर्ति यहाँ पर म्यूजिक प्ले नहीं कर रही थी। तो जिन्हो समझ जाता है कि हमें एक टाइम पर एक ही मूर्ति के नीचे खड़ा होना होगा, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, मगर वो मूर्ति उसको देख लेती है। वो जंप लगाकर वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन धुएं की वजह से वो किसी और ही मूर्ति के नीचे आ जाता है और उस मूर्ति के हाथ में शील्ड थी और वो उस शील्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर तो जूही पूरी तरह से उदास हो जाती है और वो रोने लगती है और चिल्लाती है जिन्हू। लेकिन यहाँ पर जिन्हों बाहर रेंगते हुए निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका पाँव अब कट चुका है और यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के नीचे आखिर पहुंच ही चुका था। ये देखकर वो बड़ी मूर्ति भी अपने सीट पर जाकर वापस बैठ चुकी थी और यहाँ पर जूही जब जिन्हों का कटा हुआ पाँव देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और अपनी पावर से उसको हील करने की कोशिश करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल का इस्तेमाल कर रही थी। इसकी वजह से उसके मुँह और आँखों से भी खून निकलने लगता है। जिन्हों उसको रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा मत करो। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सबका माहौल अब यहाँ पर नॉर्मल हो चुका था और वो लोग अब दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर किम यहाँ पर सॉन्ग को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर इस डंजन में आए थे। अगर तुमने यहाँ पर फैसला नहीं किया होता तो हम यहाँ पर नहीं आते और लोग उसको समझाने लगते हैं कि ये सब फैसला हम सबका मिल के ही था। और यहाँ पर एक एल्टर बाहर निकलता है और तीसरी जो कमांडमेंट थी वो ये थी कि उस मूर्ति पर यकीन करो। ये देखकर वो कुछ समझते नहीं हैं तो किन यहाँ पर सॉन्ग की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि तुमने कहा है कि तुमने जिम्मेदारी उठाई है तो अब जाकर खुद को सेक्रीफाइस करो। ये सुनकर सॉन्ग भी उस अपनी गलती मान लेता है और आगे जाकर वहाँ पर अल्टर के सामने ठहर जाता है। उस अल्टर को देखते हुए यहाँ पर ये लोग कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं होता और एक फ्लेम वहाँ पर जलने लगती है। सॉन्ग उस फ्लेम को देखकर जिन्हों से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिन्हों कुछ समझ नहीं पा रहा होता, इसलिए वो दूसरे हंटर से कहता है कि क्या तुम लोग मुझे वहां पर लेके जा सकते हो? मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर कुछ भी होगा। वो लोग भी उसे वहां पर लेके जाते हैं और वहां पर तीन और फ्लेम्स जलने लगती हैं।
ये देखकर वो उसे कुछ फिर भी कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर फ्लेम्स क्यों चल रही हैं और तीसरे कमांडमेंट का मतलब क्या है। और यहाँ पर सॉन्ग कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं जब तक यहाँ पर तुम लोगों का इंतज़ार करता हूँ और अगर हो सके तो मुझे बचा लेना। तभी जिन्हों बोलने लगता है कि एक डंजन ब्रेक 7 दिनों में होता है, अगर ये हो गया तो सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स चले जाएँगे और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी-सी मूर्तियाँ उस सिटी में जाकर सारी सिटी को ही तबाह कर देंगी। इसलिए हमें यहाँ पर इस डंजन के बॉस को हराना होगा ताकि हम यहाँ पर सिटी वालों को महफूज़ रख सकें। तभी यहाँ पर जिना को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम को नई-नई बातें बता रही थी। तभी यहाँ पर जिन्नू दूसरे हंटर्स को भी बुलाने लगता है ताकि हम यहाँ पर इन फ्लेम्स को सही तरह से जला पाएँ और दूसरे हंटर्स भी उसकी बात मानते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर और भी फ्लेम्स जल जाती हैं। और तभी वहाँ पर ब्लू कलर्स की फ्लेम्स भी निकलने लगती हैं और उस पूरे अल्टर को घेर लेती हैं और तभी वहाँ पर ब्लू फ्लेम भी आहिस्ता-आहिस्ता करके गायब होने लगती हैं और कुछ स्टैचूज़ उनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर तो वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पर कुछ स्टैचूज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो जिन्हों सबके से कहता है कि सब उनकी आँखों में देखो, तो सब ऐसा ही करते हैं और वो स्टैचूज़ वहीं पर रुक जाते हैं। वो उनको बताता है कि ये एक गेम की तरह है, हमें बस यहाँ पर इस टाइमर का ख़त्म होने का इंतज़ार करना है और जब तक हम इनकी आँखों में देखते रहेंगे, ये यहाँ पर नहीं आएँगे। तभी एक लड़की वहाँ से भाग जाती है, डोर थोड़ा-सा क्लोज़ हो जाता है और वहाँ पर उसकी ऑरेंज फ्लेम भी गायब हो जाती है और वहाँ पर ब्लू फ्लेम भी गायब होने लगती हैं। जिन्हों ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ आ जाती है कि आखिर ये एक ट्रैप है और इस तरह से वो हमारा यकीन इस मूर्ति पर चेक कर रही हैं और ये एक सहरा में महराज की तरह है, जैसे पानी दिखाई देता है। इसीलिए हमें यहाँ पर इस टाइमर के ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा और जैसे ही एक बार टाइमर ख़त्म हो जाएगा हम यहाँ से बच जाएँगे। लेकिन जो बंदा जिन्हों को पकड़े हुआ था वो उसको नीचे डालकर खुद वहाँ से भाग जाता है और डोर और ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है। अब उसको देखकर किम भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन जिन्हों उसे रोकता है, उसे कहता है कि एक बार ये टाइमर ख़त्म हो जाए, फिर हम यहाँ से बच जाएँगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी फ़ैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ पर ऐसे मर तो नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना ही होगा। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हुए भी हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर पाओगे और इतना सब कहते हुए वो भी यहाँ पर रो रहा था। जिन्हों के बार-बार रोकने के बावजूद वो यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर दरवाज़ा और भी ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है। अब उस जगह पर सिर्फ़ जिन्हों, जूही और सॉन्ग ही बाकी रह चुके थे। तो यहाँ पर जिन्हों उनसे कहता है कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन सॉन्ग कहता है कि तुम एडल्ट्स का यहाँ पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोग अभी यंग हो और मैं तो वैसे भी उम्र गुज़ार चुका हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जूहू तो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जिन्हू को हील करने में लगा दी थी। इसलिए यहाँ पर जिन्हू सॉन्ग से कहता है कि तुम ऐसा करो, जूहू को लेके चले जाओ और देखो मेरे पाँव तो वैसे भी कट चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जूहू अकेले जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जिन्हू उनसे कहता है कि जल्दी करो, यहाँ पर तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो। तो जूही कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तब जब तुम बाहर जाओगे तो तुम मुझे खिलाओगे कुछ। और ये सुनकर जिन्हों उसको कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो और उसको एक मैजिकल क्रिस्टल देता है और कहता है कि बाहर जाकर तुम खाने के लिए कुछ खरीद लेना और यहाँ से जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं तुम्हें और भी कुछ ले दूँगा। लेकिन जूही नहीं मान रही होती। ये सुनकर तो सॉन्ग उसके गर्दन पर एक थप्पड़ मारकर उसको बेहोश कर देता है और कहता है कि जूही मुझे माफ़ करना और वहाँ पर वो जिन्हों से भी माफ़ी माँगता है और वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर उसके जाने के बाद वहाँ पर सारी फ्लेम्स खत्म हो जाती हैं और डोर भी बंद हो जाता है और यहाँ पर जिन्हों खुश होता है और कहता है जुनू कहता है कि तो चलो कोई नहीं, कम से कम अब सिर्फ मैं अकेला मरूंगा। और उसके बाद वो अपने पास पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि और नहीं तो मैं यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर लड़ते लड़ते मरूंगा। तभी मूर्ति उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो स्टैचू उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जिन्हों हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो भी फाइट बैक करने लगता है, मगर उसकी पावर के सामने मूर्ति की पावर बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए यहाँ पर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो खुद से ही बात करने लगता है कि क्या मेरी कोई फैमिली नहीं थी? और वो कहता है कि वो उसका रोना और उसका शुक्रिया अदा करना सब नाटक था। आखिर मेरी भी तो फैमिली है और मैं भी तो अपनी फैमिली के पास ज़िंदा जाना चाहता हूँ। और वो फिर रोते हुए कहता है कि अच्छा कोई नहीं, अब सिर्फ़ मैं ही मरूँगा। लेकिन यहाँ पर वो स्टैच्यू उसको उस अल्टर पे फेंक देता है और जिन्हों का काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। अब रोते हुए वो कहता है कि काश मुझे एक और मौका मिल जाता। और वहीं पर आस-पास की फ्लेम्स पूरी तरह से बुझ जाती हैं और फ्लेम्स बुझने के बाद उसके ऊपर एक नोटिफ़िकेशन
एक पैनल शो होता है और उस पैनल पे लिखा हुआ था द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक कंप्लीट हो चुकी है। तुम क्वालिफ़ाइड हो एक प्लेयर बनने के लिए, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो? और उसके पास उसके ऊपर वार्निंग भी लिखी हुई थी, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा। तो जिन्हों उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्हों के उसको एक्सेप्ट करते ही वहाँ पर एक और नोटिफ़िकेशन आता है और लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग अ प्लेयर। तभी वहाँ पर जिन्हों के होश आ जाते हैं और वहाँ पर उसको याद आता है कि उसके हाथ-पाँव कट चुके थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से सही सलामत है और उसके चेस्ट के ऊपर भी चोट लगी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। और तभी वहाँ पर हंटर्स एसोसिएशन के मैनेजर आता है और वो उसको कहता है कि मेरा नाम मो है और मैं हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर हूँ। और वो उसको अपना कार्ड भी दिखाता है और उससे पूछता है कि हमें पता लगा है कि जिस डंजन में तुम लोग गए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे थे और ये आम सी बात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसे सर्वाइवर्स ने बताया कि वहाँ पर टेम्पल्स और अलग-अलग तरह के मॉन्स्टर्स थे और अब यहाँ पर सॉन्ग का हाथ कट चुका है, इसलिए वो हंटर से रिटायर हो चुका है। और यहाँ पर जूहू भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा हंटर बन पाएगी। और वो बताता है कि तुम्हारे गिल्ड में से वहाँ पर सिर्फ़ 6 लोग ही बचे थे और वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर तुम बेहोश पड़े हुए थे और वहाँ पर कोई टेम्पल या फिर कोई दूसरी तरह के स्टैचूज़ और मूर्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शक तुम लोगों की टीम पर ही जाता है और हमें पता लगा है कि तुम तो सिर्फ़ ई रैंक के हंटर हो और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तो हमें लगता है कि शायद तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है और क्या तुमने वाक़ई में सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है? तो जिन्हों ये सुनकर थोड़ा-सा खुश होता है और सोचने लगता है कि हंटर को उसकी पावर तब मिलती है, जब उसकी अवेकनिंग होती है और वो हमेशा उसी पावर्स के साथ जीता है। लेकिन जब किसी हंटर की सेकंड अवेकनिंग होती है, तो वो अपनी पिछली इमेज को क्रॉस करते हुए एस या फिर ए रैंक पर पहुँच जाता है और सेकंड अवेकनिंग तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि शायद अब मैं पावरफुल बन पाऊँ। इसको चेक करने के लिए वहाँ पर वो मैनेजर उसके सामने माना मीटर चेक करने के लिए उसके सामने एक मीटर रख देता है और उसको अपना हाथ उसके ऊपर रखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो उसका माना चेक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जिन्हों का माना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 ही आया था। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसकी तो कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई और एक ई रैंक के हंटर का भी माना 70 होता है, लेकिन इसका तो 10 है और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे है? तो जिन्हों उसको कहते हैं कि मेरी क्या रैंक आई है? तो वो लोग उसको कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हमने ऐसे ही तुम पर शक किया, तुम्हारी कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है और ये लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हों ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है और यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर इतना कमज़ोर उस जगह से बच कैसे पाया? और हम वापस सीन जिन्हों पर आता है और वो कहता है कि अच्छा तो कोई नहीं, इस सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। इन लोगों को ये नोटिफ़िकेशन पैनल क्यों नहीं दिखा और वो उसको टच करने की भी कोशिश करता है। तभी उसको वहीं डंजन वाली पुरानी मेमोरीज़ याद आती हैं और उसको उस आँखों के सामने वही मूर्ति दिखाई देती है जिसके ऊपर अटैक कर रही थी और उसको वही मोमेंट याद आता है जब ये नोटिफ़िकेशन के ऊपर उसको प्लेयर बनने के लिए कहा गया था, वरना उसका हार्ट 0.02 सेकंड में बंद हो जाना था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर जीना आ जाती है। वो नाराज़ होते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो और तुम हमेशा ही ज़ख्मी होकर यहाँ पर आ जाते हो। ये सुनकर जिन्हों कहता है कि मुझे माफ़ करना। जिन्हा कहती है कि अगर फिर से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मैं अपना कॉलेज क्विट करके कोई जॉब ले लूँगी। तभी वहाँ पर जिन्हों उसको कहता है, क्या तुम्हें कोई नोटिफ़िकेशन पहले दिखाई दे रहा है? तो उसकी बहन को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो ये सुनकर थोड़ी-सी हैरान होती है। शिन्नो अपनी बहन से पूछता है कि तुम जब गेम खेला करती थी तो तुम उनमें अनरीड नोटिफ़िकेशन को कैसे पढ़ा करती थी? तो वो उसको बताती है कि तुम मेल बॉक्स में चेक कर सकते हो। तभी वहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम ठीक हो और वहीं पर जिन्हों के सामने एक नोटिफ़िकेशन अपीयर होती है और एक मैसेज लिखा हुआ था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ अराइव्ड और उसको देखकर वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर जिन्ना कहती है तो चलो मैं यहाँ से जाती हूँ अब और अपना ख़्याल रखना। तभी उसकी क्लासमेट भी उसके वो साथ दिखाई जाती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जब जिन्हों उस नोटिफ़िकेशन को रीड कर रहा था, तो वो उसको अपना क्वेस्ट दिखाई देती है और उसके सामने नोटिफ़िकेशन आती है डेली क्वेस्ट हैज़ अराइव्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जब जिन्हों उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसमें उसको कुछ एक्सरसाइज़ लिखी हुई थी और उसको देखकर वो कहता है कि ये कैसा मज़ाक है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और तभी वो देखता है कि उस पर पेनल्टी भी लिखी हुई थी और ये देखकर वो सो जाता है और कहता है, मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं उठकर इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर सकूँ। और तभी वहाँ पर वो चेयरमैन गो को इन्फॉर्म करता है कि हमें गलतफ़हमी हुई थी, जिन्हों की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है और यहाँ पर प्रेसिडेंट गो कहते हैं
तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर जंजन ब्रेक नहीं हुआ और मैं यहाँ पर इसको स्पेशल केस में नोट कर रहा हूँ ताकि डाटा बैंक में हम इसको पहुँचा सकें और यहाँ पर इसके ऊपर और भी ज़्यादा तहकीक की जा सके। और यहाँ पर ये केस काफ़ी ज़्यादा अजीब है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो वो मुँह भी कहता है यस सर, जैसे आप ठीक समझे। यहाँ पर हमें चॉइस दिखाया जाता है जो कि चाह को कह रहा होता है कि मिस, अब हमें आपको बी रैंक के डंजन में भेजना होगा अपने न्यू रिक्रूट्स के साथ ताकि वो लोग आपके साथ रहकर आपको देखते हुए कुछ सीख सकें। चाह कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इंस्ट्रक्टर के तौर पर कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ पर चोई उसको कहता है कि मिस आप फ़िक्र मत करें, जैसे आप नॉर्मल फ़ाइट करती हैं, आपको बस वैसे ही मॉन्स्टर को मारना है। रिक्रूट्स वाले बंदे तो आपको देखकर ही सीखेंगे। और इसके बाद वो उसको कहता है कि यहाँ पर हमें अपनी इंडिविजुअल टीम की स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कलेक्टिव स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही सकते हैं। तभी वहाँ पर रोड के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर हंटर्स का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से यहाँ पर लोग आएँ और उस पोर्टल को बंद करें। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिन्होंने अपनी क्वेस्ट पूरी नहीं की, अब उसको पेनल्टी अदा करनी होगी और तभी वहाँ पर उसको एक अजीब-सी जगह पर पहुँचा दिया जाता है और उसके पीछे से एक सेंटिपीड निकल आता है और एक नोटिफ़िकेशन भी आती है कि यहाँ पर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 4 घंटे तक इस जगह पर सर्वाइव करना है। जब यहाँ पर एक नर्स आती है तो वहाँ पर जिन्हों नहीं होता और वो उसको हॉस्पिटल में ही ढूँढने लगती है। इधर सेंटिपीड भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था और सेंटिपीड से बचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन वो उसको सेंटिपीड खाने वाला था तभी उसका टाइम पूरा हो जाता है, उसका गोल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वहाँ पर वो वापस अपने उस हॉस्पिटल के रूम में ही आ जाता है और नोटिफ़िकेशन आती है कि आपने पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल को कंप्लीट कर लिया है। क्या आप अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहेंगे? और तभी वहाँ पर वो नर्स आती है और जिन्हों को बेहोश देती है। इसीलिए वो उसको उठाने के लिए उसके बाद जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन्हों उठकर अपने ट्रैक सूट पहनकर तैयार होता है और वहाँ पर जिन्हों की बहन उसको फ़ोन पे कह रही होती है कि तुम्हें मुझे अब खाना खिलाना होगा, तो जिन्हों भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूही को एक कॉल आई हुई होती है और उसको बताया जाता है कि डी रैंक के डंजन में हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम आना चाहो तो हाँ कर दो, वरना तुम मना भी कर सकती हो। तो जूही वो भी उसको मना कर देती है क्योंकि अभी उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और वो अभी डंजन्स में नहीं जाना चाहती और उसको बताया जाता है कि जिन्हों अब दोबारा से होश में आ चुका है। इसलिए यहाँ पर जूहू भी जिन्हों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगती है और वहाँ वहाँ पर सामने कुछ नर्सेस को जिन्हों के बारे में बात करते हुए देखती है और वो कहती है कि ये लड़का जब से उठा है तब से सिर्फ भाग ही जा रहा है। जूही जिन्हों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो वहाँ से वापस आने लगती है। इधर यहाँ पर जिन्हों लगातार भाग रहा होता है और यहाँ पर वो आकर एक बेंच पे बैठ जाता है और वो बताता है कि मुझे यहाँ पर अभी उठे हुए 4 दिन हो चुके हैं और मुझे पता चला है कि ये नोटिफ़िकेशन पैनल रियल में है और यहाँ पर जब भी मैं कोई क्वेस्ट पूरा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तभी वहाँ पर वो एक फुल रिकवरी पोशन का इस्तेमाल करते हुए खुद की थकान को ख़त्म कर देता है और उसको यहाँ पर एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले थे जो कि वो अपनी स्ट्रेंथ में सारे के सारे एबिलिटी पॉइंट्स डाल देता है और वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है मेरी पिछली वाली ज़िंदगी से। अब मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और यहाँ पर अब जैसे-जैसे मैं ट्रेनिंग करता जा रहा हूँ, मेरी पावर्स भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। उसकी ये सब सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और लेकिन जिन्हों इस बात को टाल देता है। वो बताता है कि रिवॉर्ड के तौर पर मुझे यहाँ पर लूट बॉक्सेस भी मिलते हैं, लेकिन पिछले लूट बॉक्सेस में मुझे सिर्फ़ यूज़लेस चीज़ें ही मिली थी और यहाँ पर मुझे एक चाबी मिली है और उस पर लिखा हुआ था कि ये इंस्टेंस डंजन की चाबी है और यहाँ पर तुम इंस्टेंस डंजन में जाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तब यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि सिटी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गेट्स ओपन हुए हैं। यहाँ पर जिन्हों अपनी मॉम के पास आया हुआ होता है और 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और जिन्हों उनको लेकर यहाँ पर सीधा हॉस्पिटल में आ गया था। डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि ये इंटरनल स्लीप डिज़ीज़ है और ये माना के एक्सपोज़र में लगातार आने से होती है और ये हर 10,000 बंदे में 1 बंदे को होती है और ये बीमारी जब से डंजन्स गेट्स ओपन हुए हैं तब से ये बीमारी होना शुरू हो चुकी है। मेडिकल असिस्टेंस की मदद से हम यहाँ पर इनकी हेल्थ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाएँगी। इधर जिन्हों पुशअप्स कर रहा होता है, जो कि उसकी क्वेस्ट में होता है, तभी उसको याद आता है कि पहले वो एक वर्कर के तरह काम करता था, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग हुई, तो वो एक हंटर बनने के लिए क्वालीफाई हो चुका था। इसीलिए वो अपनी बहन को भी ये बात बताता है कि मैं अब हंटर बन सकता हूँ
और तभी वहाँ पर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब वो पहली दफ़ा एक डंजन में गया था और ज़ख्मी होते-होते बच गया था और उसके साथियों ने आकर उसको बचाया था और वो उसकी बेइज़्ज़ती भी करते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम सिर्फ़ हमें स्लो डाउन कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड भी कोई नहीं मिलना चाहिए। जिन्हों उसको कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ और हमें यहाँ पे पता लगता है कि जिन्होंने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिए थे, उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। तभी वहाँ पर वो एक स्टेशन के करीब आता है और खुद से बात करने लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ तो मैं पहले की तरह ही यहाँ से भाग जाऊँगा। उस की का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर एक ताले को खोलता है और वहाँ पर एक बड़ा-सा गेट ओपन होता है और वो उसके अंदर जाने लगता है और वहीं पर उसको नोटिफ़िकेशन आती है कि तुम इंस्टेंस डंजन में यहाँ पर दाखिल हो चुके हो और तभी वो पोर्टल भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके सामने एक लेडी आने लगती है। तभी वो लेडी उस गेट से यहाँ से आर-पार गुज़र जाती है और जिन्हों ये देखकर समझ जाता है कि ये आम डंजन्स की तरह नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जिन्हों ये समझकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और उसके सामने एक नोटिफ़िकेशन आती है कि यहाँ पर तुम तब तक डंजन से एस्केप नहीं कर सकते जब तक तुम डंजन बॉस को हरा ना लो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल ना करो। जिन्हों के पास कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन तो नहीं था, इसलिए वो समझ जाता है कि उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए डंजन के बॉस को हराना ही पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पर अपना चाकू निकाल कर बाहर आ जाता है और आस-पास के इलाके को छानने लगता है। उसके सामने गॉब्लिन्स आते हैं और जिन्हों को याद आता है कि पहले भी उसको गॉब्लिन्स ने ही ज़ख्मी किया था, इसलिए वो गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है और बड़ी आसानी से ही उन गॉब्लिन्स को मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन एक बड़ा-सा डॉग उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर जिन्हों उन गॉब्लिन को ही मार रहा होता है, उनको मारने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील करता है और वहाँ पर एक बड़ा-सा डॉग उसके ऊपर अटैक करता है। ये डॉग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से जिन्हों समझ जाता है कि ये डॉग तो उन गॉब्लिन से कई ज़्यादा गुना पावरफुल होने वाला है और यहाँ पर उसके पाँव भी काँपने लगते हैं। वो समझने लगता है कि क्या क्या मैं यहाँ पर उन स्टैच्यूज़ की वजह से ट्रॉमाटाइज़ हो चुका हूँ और क्या यहाँ पर मैं डर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर मर गया तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला और दोबारा तो मैं ज़िंदा नहीं होऊँगा। इसलिए वो यहाँ पर उस रॉक से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तब तक के लिए इंतज़ार करना नेक्स्ट पार्ट का और जब तक पुरानी वीडियोज़ भी देख लेना अगर चाहो तो और सीरीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उनको भी देख सकते हो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस वुल्फ ने जिन्हों पर अटैक कर दिया था और जिन्हों भी यहाँ पर उससे बचते हुए छलांग लगा देता है और यहाँ पर वो उसका मुकाबला करने के लिए रेडी था, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा कांप रहा था और खुद से ही बात कर रहा था कि काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता। तभी वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्हों भी उसको पंचेस मारने लगता है और इधर वो सोचता है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट्स के बावजूद इस वुल्फ को अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ और वो दोबारा उस वुल्फ पर जाकर पंचेस को मारने लगता है और इधर ही वो वुल्फ उसके ऊपर जंप करके उसको मारने के लिए आता है, लेकिन वुल्फ यहाँ पर डॉज करने की कोशिश करने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वुल्फ भी उसका पीछा कर रहा था और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि काश मेरे पास कोई यहाँ पर मैजिकल वेपन होता और ये सोचते हुए वो यहाँ पर अपनी पॉकेट से एक मैजिकल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे याद आता है कि ये किम ने 3 मिलियन कॉइन्स की खरीदी थी और वो सोचता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन और ये इतना ज़्यादा कीमती वेपन मैं तो कभी भी नहीं खरीद पाता और इधर वो यहाँ पर वुल्फ्स को मारने के लिए तैयार था और वो सोचने लगता है कि आखिर इन वुल्फ्स को मुझे मारना ही होगा और तभी वहाँ पर और 2 वुल्फ आ जाते हैं और वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। इधर जिन्वो की स्वॉर्ड यहाँ पर ज़मीन पर ही अटक चुकी थी और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्वो भी अपनी पूरी पावर के साथ उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो वुल्फ उस स्वॉर्ड को अपने मुँह में पकड़ लेता है। इधर जिन्वो उसके पेट में एक लात मारकर उसको यहाँ पर काट देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा वुल्फ पूरी तरह से डर चुका था और वो सोचने लगता है कि ये मूर्तियों के सामने तो कुछ भी नहीं है और ये देखते हुए वुल्फ यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर जिन्वो आकर बैठ जाता है और हमें पता लगता है कि उसका लेवल अब बढ़ चुका है, वो अब लेवल 2 का हो चुका है और उसकी सारी चोट और थकन भी ख़त्म हो चुकी है और वो यहाँ पर उस अपने स्टैट पॉइंट्स को देखने लगता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ 32 हो चुकी है और लेवल बढ़ने के साथ उसकी बेस स्टैट्स भी बढ़ चुके हैं। अब वो सोचने लगता है कि अच्छा, तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा लेवल तो डेली क्वेस्ट में नहीं बढ़ा था और वो सोचता है कि हाँ, क्योंकि यही एक रियल फाइट है इसलिए मुझे लगता है कि मेरा लेवल यहाँ पर बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा फाइट्स करनी चाहिए ताकि मेरा लेवल अप हो सके और वो यहाँ पर उस वुल्फ के पास जाता है और उसको वहाँ से कुछ आइटम्स मिलते हैं और ये उस वुल्फ का टीथ लग रहा था।
तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसके मेन्यू में यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आए हैं और वहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन भी आया है, लेकिन अभी जिन्वू का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो कुछ परचेस नहीं कर देता। मगर यहाँ पर जिन्वू उस चीज़ को 20 गोल्ड कॉइन्स के बदले में बेच देता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इनकी कितनी ज़्यादा करेंसी होगी और इस गोल्ड कॉइन में मुझे क्या सामान मिल सकता है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डंजन बॉस को हराए बगैर यहाँ से निकल सकता हूँ। मगर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ कि एक डंजन के बॉस को मैं अकेला हरा पाऊँ। इसलिए वो डंजन के बॉस को हराने का फैसला कर लेता है। वो डंजन के बॉस से लड़ने से पहले अपना लेवल अप करना चाहता था और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने बहुत ज़्यादा वुल्फ आ चुके थे। मगर यहाँ पर जिन्वू बिल्कुल भी नहीं डरता और जाकर सीधा उन वुल्फ से भिड़ जाता है और उनको मारने लगता है और उनको स्लॉटर करने लगता है। इधर उसके मुंह पर भी खून लग रहा था, मगर वो इस बात से भी बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं था और वो सीधा जाकर उन वुल्फ्स को मारने लगता है। और उसको पास्ट का सीन याद आता है कि जब वो हंटर बना था तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसको अपनी माँ के खर्चे और यहाँ पर अपनी सिस्टर के कॉलेज के लिए भी पैसे चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब वो आगे जाते हुए उन वुल्फ्स को मारने लगता है और बारी-बारी उसका लेवल भी बढ़ने लगता है और यहाँ पर उसको टाइटन भी मिलता है और वो टाइटल था वुल्फ असैसिन का। इधर यहाँ पर लोग उस गेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यहाँ पर जिन्वू की स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी और यहाँ पर जिन्वू सोचने लगता है कि वेपन्स डिस्पोजेबल होते हैं और एक ना एक दिन उन्हें टूटना ही होता है, चाहे वो कितना भी महंगा वेपन ले ले, वो आखिर टूट कर ही रहेगा। और उसको वहाँ पर उन वुल्फ्स की लूट से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला था और वो सोचने लगता है क्या मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर वापस भी आ पाऊँगा और मुझे क्या पता क्या मुझे ऐसा लेवल अप करने का मौका फिर कभी भी मिल सकता है। इधर यहाँ पर हमें जूही को दिखाया जाता है और जूही यहाँ पर हंटर एसोसिएशन से माफ़ी मांग रही थी अपने उस दिन के लिए और वो वहाँ पर उसको पता लगता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और वो उसका जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। मगर यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का मेंबर उसको कहता है कि यहाँ पर डंजन ब्रेक में हम हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे पास हीलर्स की कमी है, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, तो वो भी हाँ कर देती है। इधर यहाँ पर जिन्हों दोबारा से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और यहाँ पर वो उन सारे के सारे वुल्फ्स को मार चुका था और वहाँ पर वो हमें बताने लगता है कि किसी अगर मॉन्स्टर के नाम का वाइट कलर है तो वो मुझसे कमज़ोर है, अगर कोई ऑरेंज कलर है तो मुझसे मेरा बराबर लेवल का है, अगर रेड कलर है तो वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो यहाँ पर आगे जाने लगता है और यहाँ पर वो बेसमेंट में जाने की तैयारी करने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा, लेकिन मेरी एबिलिटी की वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है वो इन सब मॉन्स्टर से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, क्या मुझे जाना चाहिए? तो वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर नीचे आ जाता है और यहाँ पर पानी में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर एक जायंट स्नेक था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसका ऑरेंज कलर था, मतलब वो जिन्हों के बराबर के लेवल का ही था। और यहाँ पर जिन्हों की स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। जिन्हों उसको देखकर पहले तो घबराता है, लेकिन वो खुद का हौसला बुलंद करते हुए कहता है कि मैं इससे नहीं हारने वाला और मैं इसको हरा कर रहूँगा। लेकिन हमें पता लगता है कि वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जिन्हों उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उस टूटी हुई स्वॉर्ड का उस स्नेक के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो स्नेक मुड़ते हुए जिन्हों को अपने पूँछ से मारता है, जिसकी वजह से जिन्हों सीधा जाकर पानी में गिर जाता है और उस इधर स्नेक भी उसका पीछा कर रहा था और यहाँ पर जिन्हों सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरूँगा और वो स्नेक सीधा उस के ऊपर एक ट्रेन पटक देता है और यहाँ पर जिन्हों उसको देखकर थोड़ा-सा घबराता है, मगर वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरूँगा और मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, एक अच्छी और सुकून से भरी हुई ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। मैं यहाँ पर इसका मुकाबला करूँगा और वो स्नेक भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्हों सोचने लगता है कि जब मैं कमज़ोर था तो सॉन्ग ने मुझे एडवाइस दी थी कि यहाँ पर तुम्हें दूसरों को प्रूव करना होगा कि लोग तुम्हें तो कहते हैं कि तुम मैनकाइंड के वीकेस्ट हंटर हो, मगर तुम मेहनत करना और खुद को पावरफुल बनाना। तो जिन्हों भी उसको हाँ करता है और हमारा सीन अब दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और जिन्हों कहता है कि इस स्नेक को मैं मार कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर वो जोश से भरा हुआ उठता है और उस स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि ये स्नेक
उन मूर्तियों के बराबर के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। जैसे मैं उन मूर्तियों से बच गया था, तो मैं यहाँ पर भी बचूँगा और इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से उठाता है और उस स्नेक के ऊपर मारने के लिए रेडी हो चुका था और यहाँ पर धुआँ होने लगता है और यहाँ पर जिन्हों उठता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक्स कर रहा था और दोबारा से उसको वो मूर्ति दिखाई देती है और वो उस स्नेक को मारने लगता है और यहाँ पर वो स्नेक भी थोड़ा-सा डैमेज होने लगता है और जिन्हों उसको पकड़कर उसके पीछे लटक चुका था और उसके कवच को यहाँ पर वो अपनी बेयर स्ट्रेंथ से ही तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था। वो स्नेक से कहने लगता है कि मैं तुम्हें मार कर रहूँगा और इधर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो स्नेक वहीं पर मर जाता है और जिन्हों का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है और वो यहाँ पर उसको एक स्वॉर्ड भी मिली थी और वो स्वॉर्ड उसकी पुरानी स्वॉर्ड से डबल पावरफुल थी और यहाँ पर उसके ऊपर ड्रेन इफेक्ट भी था, जिसकी वजह से उसके एनिमीज स्लो हो जाएंगे और उसको एक पॉइज़न भी मिला था और यहाँ पर उसको लेकर वो यहाँ पर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे और वो ये सोचने लगता है कि आखिर क्या टाइम हो रहा है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसको कहता है, क्या तुमने हेडलाइन नहीं सुनी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो जिन्हों सोचने लगता है कि कौन सी हेडलाइन। वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वो उसको बताता है कि मजाक मत करो और उसके हाथ में स्वॉर्ड देखता है। वो कहता है तुम ज़रूर हंटर हो। इधर वो जिन्हों को दिखाता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं और उसको बताता है कि यहाँ पर डंजन ब्रेक हो चुका है, बाकी सारे मॉन्स्टर्स को हमने मार दिया है, मगर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आगे है जो हम नहीं मार पा रहे। और यहाँ पर जिन्हों भी अपनी परसेप्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और हमें पता लगता है कि वो एक डी रैंक का मॉन्स्टर है और यहाँ पर उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए हुए हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स उनको दूर रहने के लिए कह रहे हैं और यहाँ पर हंटर्स भी उसके साथ फाइट कर रहे हैं, मगर वो हंटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं और यहाँ पर 8 ई रैंक के हंटर और 2 डी रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हों ये सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कैसा काम कर रहे हैं इस तरह से, तो ये उनको कभी भी नहीं हरा पाएंगे। इधर एक डी रैंक का हंटर टैंक भी होता है और यहाँ पर उसकी गलती की वजह से वहाँ पर कोई भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा होता। यहाँ पर 2 डी रैंक के हीलर और एक बी रैंक का हीलर भी मौजूद होता है और वो बी रैंक की हीलर यहाँ जूही होती है और वहाँ पर उसके साथी उसका मदद करने के लिए कहते हैं। जब जूही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उसे वहीं फ्लैशबैक आता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और वो अपनी पावर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जिन्हों जब इसकी हालत देखता है तो वो सोचता है कि इस इंसिडेंट को अब हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी डरी हुई है। मैं भी डरा हुआ था लेकिन अब नहीं, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और यहाँ पर वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाकर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है और जब वो स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर को लगती है तो वहाँ पर उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे हंटर्स उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देते हैं। यहाँ पर वो डैंग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोचने लगता है कि यहाँ पर हम 10 हंटर्स मिलकर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसकी एक स्क्वाड ने यहाँ पर उसको तबाह कर दिया। आखिर ये किस बंदे ने स्वॉर्ड को फेंका था? वो पुलिस वाले से पूछता है तो वहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि वो पीछे हंटर ठहरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जिन्हों वहाँ से जा चुका था। डैंग कहता है जिसकी भी ये स्क्वाड थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इधर जिन्हों कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, शायद से वो पहले से ही कमज़ोर था, इसलिए मेरी एक स्वॉर्ड ने उसको मार दिया। इधर जूही जिन्हों को यहाँ से जाते हुए देख लेती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जिन्हों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ पर हॉस्पिटल की सारी नर्सेस भी उसे देखे जा रही थी और वो कहती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहा है। अरे भाई, उसकी तारीफ कर दी। और इसके बाद यहाँ पर जब नर्स आती है तो जिन्हों शर्टलेस ठहरा हुआ था और उसकी बॉडी देखकर तो वो यहीं पर पिघल जाती है और आगे वो आते हुए कहती है कि सर, आप आज डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो क्या आपको खुशी महसूस हो रही है? तो जिन्हों कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। और उसके बाद वो उसे कहती है कि आप प्लीज़ काउंटर पर चले आइएगा, बाकी जो पेपर वर्क होंगे हम वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद वो उसको अपना फ़ोन देते हुए कहती है कि क्या प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? तो जिन्हों समझता है कि शायद ये रिपोर्ट सेंड करने के लिए नंबर मांग रही है, इसलिए वो उसे भी अपना नंबर दे देता है। और यहाँ पर हमारे सामने एक एस रैंक का हंटर दिखाया जाता है और यहाँ पर एक रिपोर्टर उससे पूछ रही थी कि सर, आप तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, क्या आप हमें अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं? तो वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं सुबह उठता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पर मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ।
और जब मैं हंटर नहीं था और मैं एक फायर फाइटर था, मैंने प्रैक्टिस करने की आदत तब से ही डाल दी थी ताकि मेरी किसी गलती की वजह से मेरे साथियों को कोई चोट ना पहुंचे। तभी यहाँ पर जिन्ना को याद आता है कि उसके स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर टीवी बंद करते हुए वह बाहर आ जाती है और वो अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और उससे पूछती है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तो जिनू कहता है कि हाँ, मैं वर्कआउट और एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो उसे कहती है तो तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, और वो उसको कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम एक्सरसाइज करने से इतना ज्यादा बदल जाओगे। इधर जिनू उसको अम्ब्रेला देता है और उसको कहता है कि ये अम्ब्रेला अपने साथ ले जाओ। जीना मना करती है, लेकिन जिनू जबरदस्ती उसको वो अम्ब्रेला देकर स्कूल भेज देता है और यहाँ पर वो वापस अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसकी रनिंग रह गई है। वो कहता है कि रनिंग को मैं बाद में पूरा कर लूंगा, और वो खुश होते हुए कहता है कि एक्सरसाइज करने की वजह से तो मेरे मसल्स भी आ चुके हैं। और यहाँ पर वो अपने पॉइंट्स को देखता है, उसके पास कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, इसलिए वो सोचता है कि इस बार मैं अपने पॉइंट्स को एजिलिटी में डालूंगा। अगर मेरी स्पीड ही तेज़ नहीं होगी तो मैं आखिर एनिमीज पर अटैक किस तरह से करूंगा, इसलिए वो अपने पॉइंट्स को यहाँ पर डाल देता है। तभी वहाँ पर उसको लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है और वहाँ पर उसको पता लगता है कि उसने अभी तक तो अपना घर का किराया भी नहीं दिया। जिन्हों से माफ़ी मांगता है तो वो उसको बताता है कि मैं दरअसल हॉस्पिटल था। उसका लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बाद में पैसे दे देना, लेकिन जिन्हों कहता है कि नहीं सर, मैं आज को आज ही दे दूंगा। इधर बाद वो सोचने लगता है कि गॉब्लिन्स को तो मैं आसानी से मार सकता हूँ, जिसकी वजह से थोड़े पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ पर खतरनाक और बड़े लेवल के डंजन्स में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मुझे बड़े डंजन्स में नहीं जाने देगी। इसके बाद उसको फ़ोन आता है और यहाँ पर उसको एक जॉब के लिए बुलाया गया है। जब जिन्हू आगे बढ़ने लगता है और वो वहाँ पर भागते हुए जाता है तो हमें पता लगता है कि कुछ हंटर्स ने उसको जॉब देने के लिए बुलाया था। जिन्हू आगे जाता है और वो वहाँ पर वो पहुँचते ही वहाँ पर उसका रनिंग क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। वो यहाँ जाकर उस हंटर से मिलता है और वहाँ पर वो हंटर उसका स्वागत करता है। दूसरे हंटर्स उसको पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो जिन्हू है, और हमने सुना है कि ये मैनकाइंड का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर है, और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जिन्हू से माफ़ी मांगता है उस लोगों के बिहेवियर के लिए। इसके बाद वो जिन्हू को बताता है कि ये एक सी रैंक की रेड होने वाली है, तो टोटल 8 मेंबर्स की ज़रूरत है। और वो उसको बताने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम देख लो, तुम हमारी फाइट में कोई मदद नहीं करोगे तो इसलिए यहाँ पर मॉन्स्टर से मिलने वाली लूट तुम्हें नहीं मिलेगी। वो चेक करता है कि यहाँ पर 4 सी रैंक और 2 सब डी रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हों को उसको कहता है कि मेरा काम क्या है, तो वो उसको बताता है कि तुम्हें हमारे ये बैग लेकर चलने हैं। इन बैगों में हमारे खाने पीने का सामान, हमारे कपड़े, कुछ पानी वगैरह मौजूद है। तो यहाँ पर जिन्हों उसको कहता है कितने इसके सामान के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे, तो वो उसको बताता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ पर 20 लाख रुपए देंगे। जिन्हों ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोचने लगता है कि इतने से काम के ये लोग मुझे यहाँ पर कोई हीला नहीं था। तो जिन्हों को ये अजीब लगता है, तभी वो आदमी उसको कहता है कि तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, और अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो गया उस डंजन में तो उसके लिए तुम हमें जिम्मेदार मत ठहराना। तो जिन्हों भी यहाँ पर रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो कहता है कि हेलो गाइस, मेरा नाम है यो जिन्हू और मैं 21 साल का हूँ। जिन्हू उसके आर्मर को देखकर समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर वो उसको कहता है कि मैं डी रैंक का हंटर हूँ और मैं भी अपने क्वार्टर्स पूरे करने आया हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिन्हों उसको स्माइल देता है और सामान उठा लेता है और ये लोग उस गेट की तरफ जाने लगते हैं। इतना सारा सामान देखकर वो उससे पूछता है कि ये सामान तो काफ़ी भारी होगा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो जिन्हों उसको कहता है कि नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये सामान मैं उठा लूँगा। वो कहता है कि आप मेरे साथ इतना पोलाइट मत हो। यहाँ पर जब वो लोग गेट पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये वाकई में एक सी रैंक का गेट है। वांग कहता है कि एसोसिएशन इस गेट को 2 बार चेक कर चुकी है और ये सी रैंक का ही गेट है। जिन्हों कहता है कि लेकिन इसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिन्हों कहता है कि साइज मैटर नहीं करता, गेट से निकलने वाली एनर्जी मैटर करती है, और एसोसिएशन भी इस एनर्जी को मेजर करके उसको रैंक्स देती है। और तभी ये लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिन्हों कहता है कि यहाँ पर गेट्स का साइज़ वैसे भी मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर बी या उससे ज़्यादा वाले गेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन सी या उससे नीचे वाले गेट काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं और उनमें काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी नहीं होते। तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं और उनका एक साथी लाइट कर देता है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उस केव में कोई भी ग्रोइंग स्टोन नहीं था। उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वो इसी के बारे में सोचने लगते हैं। जिन्हों कहता है कि ये तो उन स्टैचू वाले डंजन की तरह है। तभी वहाँ पर जिन्हों पूछता है कि आखिर ग्लोइंग स्टोन्स क्या होते हैं।
तो वो उनको बताने लगता है कि यहाँ पर डंजन की छत और ज़मीन पर कुछ ग्लोइंग स्टोन्स लगे होते हैं जिनकी वजह से डंजन में उजाला हो जाता है। तभी वहाँ पर वो गिनने लगता है कि एसेंस स्टोन मॉन्स्टर से मिलते हैं। यहाँ पर माना स्टोन्स हम गेम में से माइन करते हैं और ग्लोइंग स्टोन ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है याद रखने में। तो जिन्हों उसको कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तब ये लोग आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनको ये डंजन काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी जिन्हों उसको खामोश करवा कर कुछ आवाज़ सुनने लगता है और यहाँ पर दूसरे हंटर्स को भी इस आवाज़ महसूस हो जाती है और वो आसपास देखने लगते हैं। जिन्हों कहते हैं कि यहाँ पर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हैं और वो लोग उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी जिन्हों सबको अलर्ट करता है और कहता है कि ऊपर से वो अटैक करेंगे। तभी वहाँ पर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और तभी एक हंटर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देता है और तभी ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिनू सीधा आकर जिनू के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर हुआंग अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अटैक करने लगता है और तभी सभी हंटर्स मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और एक हंटर तो इकट्ठा ही उन सब के ऊपर पावर ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स को आग लग जाती है। जिन्हों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड टीम है और ये काफ़ी टाइम से लगता है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो भी अपना पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको मार रहा था, सॉरी गाइस मैंने इसका नाम जो ले लिया, इसका नाम जिनू है। और जिनू भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मारता है और जिन्हू को स्माइल पास करता है। और अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि ना इसका नाम जिन्हू है और उसका नाम जीनू है। तो इन दोनों का नाम बिल्कुल मैच हो रहा है तो उसको मैं जो ही बुलाऊंगा। और तभी वहाँ पर जिन्हों के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करता है मगर वो भी उसको मार देता है। तभी ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें यहाँ पर एसेंस स्टोन माइन करने होंगे और मॉन्स्टर से एसेंस स्टोन इकट्ठे करने होंगे। ये लोग भी ऐसा करने लगते हैं। वहाँ आकर जिन्हों का शुक्रिया अदा करने लगता है और वो उसको कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे लगा कि मॉन्स्टर्स हम पर कहाँ से अटैक करने वाले हैं। तो जिन्हों उसको कहता है कि ये तो बस मेरे इंस्टिंक्ट्स थे। तभी उसका साथी उसको बुलाता है और उसको कहता है कि इस मॉन्स्टर को देखो, इसके ऊपर किसी भी वेपन से अटैक नहीं हुआ है और ना ही कोई मैजिक इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर मौजूद है जो इन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। होंग ये सुनकर हैरान होता है, कहता है अच्छा तो यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर भी है जो इन मॉन्स्टर्स को ही खा रहा है। तभी वहाँ पर जो उससे कहता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और आपने हमारी मदद की, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिन्हों भी ये सुनकर उसके तरफ स्माइल करता है और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर कुछ तो दाल में काला होगा। तभी वहाँ पर हमें ब्रेक जो कि एक इलाइट एक एसएस रैंक का हंटर है, उसके जिम का सीन दिखाया जाता है। तभी वहां पर कुछ लोगों को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वो धमाका ब्लेक के रूम से ही होता है। उसने दरअसल एक बड़ी सी ईंट को तोड़ा था। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से इस जगह को साफ करो। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और वो माना एसेंस को भी कलेक्ट करने लगते हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कहता है कि इस डंजन का साइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जिन्हों कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर साइज से कुछ मैटर नहीं करता। तो जो कहता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं होंगे लेकिन ये डंजन काफ़ी बड़ा है। तो जिन्हों उसको कहता है कि हाँ ऐसा ही समझ लो तुम। और तभी यहाँ पर उसको सॉन्ग की बात याद आती है कि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी बुरे और अच्छे लोग भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं और तभी डंजन बॉस का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाले ही जाले मौजूद थे और ये लोग जाले को काट के आगे जाते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माना क्रिस्टल्स थे। इसको देखकर उसका एक साथी उसको कहता है कि मास्टर हुआंग यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा माना क्रिस्टल्स हैं और ये देखकर तो आपका भाई काफ़ी ज़्यादा जेलस होगा। तभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहीं पर हंसने लगता है। हुआंग कहने लगता है कि मैं इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल अपनी स्ट्राइक टीम को ग्रो करने में करूंगा। और तभी वहां पर जो जिन्हों के पास आता है और उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। जब जिन्हों उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो हुआंग के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता है और उसको कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि मॉन्स्टर से मिलने वाली लूट जिन्हों को नहीं मिलेगी, लेकिन ये माना क्रिस्टल मॉन्स्टर से नहीं मिले तो इसमें जिन्हों का भी हिस्सा होना चाहिए। ये सुनकर हुआंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसको उसका हिस्सा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इस डंजन के बॉस को हराना होगा। और उससे पहले ही तुम तो जानते हो कि डंजन के बॉस को हराने के बाद डंजन का गेट बंद होने लगता है, तो हमें उससे पहले इन माना क्रिस्टल्स को भी माइन करना होगा। तभी हमें वो स्पाइडर बॉस को दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार नज़र आ रही थी।
ये लोग कहते हैं कि हमें इन क्रिस्टल्स को जल्दी से माइन करना होगा। तभी वो अपने साथी से माइनिंग का सामान माँगता है। वो कहता है मैं पीछे छोड़ आया हूँ। ये लोग उस सामान को जाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, हम वो सामान लेकर इधर आते हैं। जो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम है। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो और हम 2 एक डी रैंक और एक ई रैंक का हंटर कैसे यहाँ पर इस चीज़ को सँभालेंगे? वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। जिन्हों को दाल में कुछ न कुछ काला नज़र आता है, लेकिन वो इसको नज़रअंदाज कर देता है। तभी वहाँ पर ये लोग बाहर जाने लगते हैं और यहाँ पर वो कुछ सोचने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर कुछ तो कुछ बात है, ये लोग हमें ऐसे नहीं छोड़कर जा रहे। और तभी यहाँ पर ये बाहर आ जाते हैं और वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से उस गेट को बंद कर दो, हमें इसकी इविल हँसी भी दिखाई जाती है। और हुआंग अपने साथी से कहकर उस गेट के ऊपर ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो दरवाज़ा पूरी तरह से पत्थरों से ढक जाता है। ये देखकर तो जो और जिन्हों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन्हों समझ जाता है। वो कहता है मुझे पहले से मालूम था ये लोग ऐसे करने वाले हैं। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब सॉन्ग जिन्हों को कह रहा था, इस काम में तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे लोग मिलेंगे और डंजन्स के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा या कोई गार्ड या देखने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो उन लोगों को जज कर पाएगा। अगर कोई एविडेंस ही नहीं होगा तो उनको सज़ा भी नहीं मिल सकती। इसलिए तुम्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा। सावधानी, सतर्क रहो, सावधान रहो। तभी वहाँ पर हमारा सीन वापस आता है और यहाँ पर जो सीधा आकर जिन्हों के आगे सामने आ जाता है और कहता है, "तुम लोग यहाँ पर कैसे हमें छोड़कर जा सकते हो?" वो कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। जिन्हों कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना भी बात करते, तो वो लाज़मी हमें यहाँ पर मारने वाले थे। तो वो आकर जिन्हों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूँगा। जिन्हों कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये सी रैंक का और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, लेकिन फिर भी ये उन मॉन्स्टर्स यानी कि उन मूर्तियों के जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। इसलिए वो जो को कहता है कि तुम साइड हो जाओ, मैं इससे फाइट करूँगा। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वहीं पर एक तभी बंदा यहाँ गोंद पर से वो पूछ हंटर्स को दिखाया जाता है और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक हंटर हुआंग से पूछता है कि आखिर हमने उनको वहीं पर क्यों नहीं मार दिया? हुआंग कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर हम हमें उन्हें वहाँ पर मारते तो वहाँ पर वो स्पाइडर जाग जाता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर माना क्रिस्टल्स को नहीं ले जा पाते। और वो कहता है कि हम इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही वो उन दोनों को खा लेगी, तो हम जाकर आहिस्ता से उस जगह से एस्केप कर लेंगे और जैसे ही वो स्पाइडर वहाँ पर सो जाएगी, तो हम उसी केव में जाकर माना क्रिस्टल्स इकट्ठे करने लगेंगे और यहाँ पर एक छोटा-सा रास्ता है, तो हम उसके ज़रिए से उस केव के अंदर जा सकते हैं। तभी यहाँ पर उसका एक साथी कहता है, "क्यों ना हम चलकर उस बॉस को हरा दें?" तो यहाँ पर वो कहता है, "क्या तुम पागल हो? क्या तुम अकेले जाकर उस बॉस को हरा सकते हो? क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर उस लड़का जिसका नाम जो था, उसका आर्मर ही काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में था और यहाँ पर अगर हमें माना क्रिस्टल नहीं मिले तो हम उसका आर्मर ही बेच देंगे।" और यहाँ पर वो उसकी फैमिली का नाम चेक करने लगता है और कहता है कि हम उसके फ्यूनरल में तो ज़रूर जाना चाहिए। और वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें मालूम है कि एक अकेला बंदा उनको नहीं हरा पाता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक डी रैंक और एक ई रैंक का पर्सन तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। इधर यहाँ पर वो स्पाइडर आगे आने लगता है। यहाँ पर जो जिन्हों को रोकने लगता है और उसको कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बी रैंक का हंटर ही एक सी रैंक को के बॉस को अकेले मार सकता है, तो तुम पीछे आ जाओ। यहाँ पर जिन्हों सोचने लगता है कि जिस सांप को मैंने मारा था वो डी रैंक का था और यहाँ पर जो गोलेम मुझसे मरा था वो भी शायद से डी रैंक का ही होगा और पता नहीं क्यों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, लेकिन मुझे इससे डर नहीं लग रहा और मेरा लेवल भी 18 हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मैं पावरफुल हो चुका हूँ और मैं इसको हरा सकता हूँ। इसीलिए वो हवा में जंप करते हुए उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है। जिन वो अपनी स्वॉर्ड से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है और वो अपने एक साथी हो के साथ जा रहे थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि आजकल मीटिंग्स की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने लगा हूँ और मेरा मूड भी आजकल कुछ अच्छा नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि सर, आप क्यों ना मुझसे एक फ़ाइट कर लें। तो वो कहते हैं कि वैसे तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन तुमने इससे प्यार से पूछा है तो मैं ज़रूर तुमसे फ़ाइट करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों उस स्पाइडर से ही फाइट कर रहा था, लेकिन उस स्पाइडर पर जिन्हों के अटैक्स का कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा था और यहाँ पर जिन्हों को सोचने लगता है और वो अपना दिमाग चलाते हुए कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसको मारना ही होगा। इसलिए वो आगे
जाने लगता है। यहाँ पर ये देखकर तो जोश काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोचने लगता है कि क्या ये एक फ़ॉल्स रैंकर तो नहीं है? और मैंने तो सुना है कि फ़ॉल्स रैंकर साइकोपैथ्स होते हैं जिनको के मारने और कत्ल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी जिन्हों भी उसको काफ़ी ज़्यादा बैडास रोक देता है और इसको देखकर तो जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। तभी यहाँ पर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है और वो अपने डैगर से उसके ऊपर मारता जा रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसका स्टैमिना भी कम होने वाला है और वो काफ़ी जल्दी थकने वाला है। जिन्हों चेक करता है कि उसके स्वॉर्ड पर ड्रेन और पैरालिसिस का इफ़ेक्ट है, तो इसलिए वो जाकर उस स्पाइडर के ऊपर उसको मारने लगता है, मगर उस इफ़ेक्ट का उस स्पाइडर के ऊपर अभी कोई असर नहीं होता। तभी स्पाइडर अभी अपना एसिड उसके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से जिन्हों को उस जगह से हटना पड़ता है। यहाँ पर स्पाइडर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पे जिन्हों अपनी एक स्किल डैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन्हों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसके पास पहुँच जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर इस अटैक का भी कुछ ज़्यादा असर उस स्पाइडर पर नहीं होता और जिन्हों दूर जाकर चला जाता है। यहाँ पर वो दोबारा से आने लगता है और कहता है कि अगर इसका असर नहीं हुआ तो मैं बार-बार तुम पर अटैक करूँगा। ये देखकर तो जो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोचने लगता है ये पक्का फ़ॉल्स रैंकर है। आखिर एक ई रैंक का हंटर एक सी रैंक के बॉस से कैसे इतना देर तक लड़ सकता है? और यहाँ पर जिन्हों भी अब काफ़ी ज़्यादा जोश में उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसकी तरफ दे मारता है, मगर इसका भी कोई असर नहीं होता उस पे। तभी यहाँ पर वो थक जाता है और वो स्पाइडर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने जाती है। लेकिन यहाँ पर वो फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस वो सारा हील हो जाता है और इसीलिए वो खड़ा होते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आँख के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर के ऊपर यहाँ पर ड्रेन इफ़ेक्ट और पैरालिसिस का असर होता जा रहा था और जिन्हों बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह उसके ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरह से मार देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है और उसको नोटिफिकेशन आती है कि उसने डंजन बॉस को हरा दिया है। ये देखकर तो जो समझ जाता है और कहता है कि तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ ये एक फ़ॉल्स रैंकर ही है। जिन्हों जाकर उस स्पाइडर के अंदर से उसका एसेंस स्टोन निकालता है और सोचने लगता है ये तो काफ़ी महँगा मिल बिकेगा। इधर पीछे से जो उसका बैग उठा लेता है और उसको कहता है कि सर आप फ़िक्र मत करें और आप पानी पिएँ। यहाँ के सारे माना क्रिस्टल्स मैं आपके लिए माइन कर देता हूँ। जिन्हों ये देखकर काफ़ी हैरान था और सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे सर क्यों बुला रहा है। इधर यहाँ पर वो माना क्रिस्टल्स को माइन करने लगता है और कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करें, मैं जल्दी से इनको माइन करता हूँ। तभी यहाँ पर पीछे से हुआंग की टीम भी आ जाती है। तभी यहाँ का सीन चेंज होता है और हमें हू को दिखाया जाता है, जो कि प्रेज़िडेंट गो के साथ फाइट कर रहा था और प्रेज़िडेंट गो के एक पंच से ही वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। और यहाँ पर प्रेज़िडेंट गो उसके पास आते हैं और वो देखते हैं कि उसका हाथ तो थोड़ा-सा ज़ख्मी हो चुका है और उसको उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा डॉज किया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पूरी की पूरी जगह काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी प्रेज़िडेंट गो और हो की ट्रेनिंग की वजह से। वो प्रेज़िडेंट गो की तारीफ़ करता है और कहता है कि इतनी उम्र के बावजूद भी आपकी स्किल्स अभी भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। प्रेज़िडेंट गो कहते हैं कि अब मेरे में वो वाली बात कहाँ रही। यहाँ पर वो कहता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हंटर लेवल अप नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने स्किल्स को तो इम्प्रूव कर सकता है और मैं वही करूँगा। यहाँ पर वांग समझ रहा था कि दरअसल जो ने इस स्पाइडर को हरा दिया है, इसलिए वो कहता है कि ये स्पाइडर तो काफ़ी बेवकूफ़ था जो एक डी रैंक के हंटर से हार गया। और यहाँ पर वो कहता है कि हमने ऑनलाइन सर्च किया है कि तुमने जो आर्मर पहना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा महँगा है और तुम योजिंग कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे हो ना? तो वो कहता है कि हाँ। और यहाँ पर वो उसको कहता है कि देखो, मैं तुम्हें जीने का एक चांस देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, तुमने यहाँ पर जिन्हों को मारना होगा और उसका किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी से जाकर इस यूज़लेस ट्रैश को मार दो और उसके बदले में हम यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श देंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम दोनों के दोनों मारे जाओगे। इधर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर उनकी बातें सुन रहा था और वो जिन्हों के करीब जाने लगता है, तो जिन्हों भी अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है, मगर जियाऊ कुछ और ही करता है और वो जिन्हों के सामने ठहर जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देखकर उसका साथी कहता है कि ये तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर वो कहता है कि तुम जाकर उस डी रैंक के हंटर को सँभालो, मैं यहाँ पर इससे लड़ता हूँ।
वहाँ पर हुआंग उनसे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी लोगों को मारा भी है? ये लोग सुनकर वो हैरान थे। तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि सामने के एनिमीज को मारो। तभी उसका एनिमी कहता है कि तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है, और वो जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन्हों पत्थरों के बीच में जाकर गिरता है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की और उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वो सब आपस में बातें कर रहे थे और एक कॉफ़ी प्लेस पे बैठे हुए थे। और वहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि आखिर हंटर गिल्स में क्या चल रहा है और व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है। यूजिन कहती है कि यहाँ पर तो सभी नॉर्मल ही चल रहा है, और यहाँ पर उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर चार्ल्स के साथ ट्रेनिंग के लिए गए थे तो उसका क्या हुआ? वो कहती है कि चार्ल्स के सामने वो ए रैंक के डंजन का बॉस तो कुछ भी नहीं था और उसने उसको कुछ ही मिनट के अंदर हरा दिया था। और इधर किम काफ़ी ज़्यादा शॉक था और वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है चार्ल्स को। यहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो शॉक तो इसलिए था क्योंकि वो अपना नेक्स्ट लीडर बनना चाहता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी तो कर रहा है। तभी वो उससे पूछती है कि वो उस लड़के का क्या हुआ? तो वो कहती है, हाँ, वो भी ठीक-ठाक ही है, इतना बुरा लड़का तो नहीं है। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम इतनी अच्छी गिल्ड्स में यहाँ पर हंटर के तौर पर हमें जॉब मिल चुकी है। तभी यहाँ पर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि पत्थरों में पड़ा हुआ था, जो समझता है कि उन लोगों ने जिन्हों को मार दिया है, और वो उनसे कहने लगता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, आखिर तुम चंद पैसों के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हो? तभी यहाँ पर जिन्हों को सामने से दोबारा गोल दिखाई देता है कि जल्दी से अपने सामने वाले दुश्मनों को मार दो, और यहाँ पर उसको अपनी पास्ट मेमोरीज आने लगती हैं और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सिस्टम चाहता है मैं मरूं, इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रांग हूँ और यहाँ पर सिस्टम को मेरी ज़रूरत है। इसीलिए वो यहाँ पर खड़ा होने के लिए रेडी था और वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जिन्हों को इस तरह से खड़ा देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और सोचने लगते हैं कि आखिर ये अभी तक मरा नहीं, और जो तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जिनूस कहता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला और अब मैं अपने एनिमीज़ को मार कर ही दम लूँगा। इसलिए यहाँ पर एक और हंटर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपनी जान दे दो। जिन्हों कहता है कि तो वो तो अभी पता लगेगा कि कौन अपनी जान गंवाने वाला है। वो हंटर जैसे ही जिन्हों के पास आता है तो जिन्हों अपने डैगर को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और सीधा उसकी गर्दन से उस डैगर को चला देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट कर अलग हो जाती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। तभी एक और हंटर जिन वो जिन्हों अपने के ऊपर गोलियों से अटैक कर देता है और जिन्हों अपने हाथों से ही उन गोलियों को डॉज कर लेता है। दूसरे हंटर्स जैसे उसको मारने की कोशिश करते हैं तो जिन्हों उनके पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पैरालिसिस और ब्रेन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं। तभी जिन्हों के ऊपर वो लाइट मैजिक इस्तेमाल करने वाला हंटर भी अटैक कर देता है, मगर जिन्हों बड़ी आसानी से उसको डॉज करके बड़ी खतरनाक लुक देता है और उसको भी जाकर मार देता है। और यहाँ पर उसने जो को भी हैरान कर दिया था। जो कहता है जितना वो स्पाइडर बॉस से लड़ने के वक्त पावरफुल था, जिन्हों अब तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर उसने हुआंग की आधी से ज़्यादा टीम को ख़त्म कर दिया था। हुआंग ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है और कहता है मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो तुम मुझे नहीं मार पाओगे और मैं अपने साथियों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा, तुमने मेरी पूरी टीम ख़त्म कर दी। जिन्हों के पास एक स्पेशल डैगर है और उसके अलावा उसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन मेरी बॉडी भी स्टील की तरह मजबूत है, इसलिए वो मेरा खुद नहीं बिगाड़ पाएगा। वो जिन्हों के ऊपर अटैक करता है, मगर जिन्हों उसको अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और उसको पकड़कर सीधा ज़मीन पर मार देता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा लेवल अप करता हूँ। और ये सुनकर वो कहता है ये कैसा पॉसिबल है? एक ई रैंक का हंटर एक इतने बड़े स्पाइडर बॉस को हराने के बाद इतने ज़्यादा सी रैंक के हंटर्स को कैसे मार सकता है? और वो उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माना क्रिस्टल्स भी दूंगा और ढेर सारे पैसे भी दूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुमने खुद ही कहा था कि डंजन में कोई कैमरे नहीं होते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उसको कहने लगता है तुम मेरे भाई को नहीं जानते, तुम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन तभी जिन वो उसकी गर्दन को काट देता है और उसकी गर्दन से खून निकलता है और यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एनिमीज को डिफीट कर दिया है। इतना ज़्यादा खून खराबा देखकर जो को भी उल्टी होने लगती है
और तभी वहाँ पर डंजन तोड़ने लगता है क्योंकि उन्होंने बॉस को भी हरा दिया था, अब डंजन गेट बंद होने लगता है। यहाँ पर ये लोग बाहर आ जाते हैं, तभी एक लेडी ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रही होती है और वो कहती है कि डंजन में से तुम्हारे सी रैंक के साथ ही तो मर गए, लेकिन तुम एक डी रैंक और एक ई रैंक के आदमी बच चुके हो। और वो यहाँ पे जो से कहती है तुम्हारी इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही हैं, तो क्या तुम अमीर हो? वो कहता है हाँ, मैं थोड़ा-सा तो हूँ। यहाँ पर वो कहती है तो तुमने यहाँ पर उनको मारा होगा, तभी जिन्हों को रिवॉर्ड भी मिलते हैं जो कि कुछ स्किल्स और कुछ पोशंस वगैरह थे। और यहाँ पर जिन्हों उनको साइड पे रख देता है, वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने उनको मारा होगा और ये ई रैंक का हंटर तो साइड पे ही छुप गया होगा। इस पर ऑकवर्ड सी हंसी हंसने के बाद जो यहाँ पे खामोश हो जाता है क्योंकि अंदर जो सब हुआ था वो उसको नहीं बता सकता था। यहाँ पर वो ऑफिसर कहती है तो ये सब हुआ था। चलो आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, तभी यहाँ पर जो जिन्हों के सामने झुकने लगता है और कहता है सर आपका शुक्रिया। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, तो जिन्हों कहता है कि मैंने अपनी बहन को छाता देकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। और यहाँ पर वो यहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक शर्टलेस आदमी ठहरा था और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।